गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, प्योर हिंदी टीचर, संस्थाएं सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी के अंतर्गत गद्य साहित्य के राहुल संस्कृत्यानंद के लहसा की ओर पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में आपको अवगत करा दें, फिर उसके बाद उनकी रचनाएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं हैं, भाषा शैली, फिर इसके बाद इनका जो पाठ है लहसा की ओर, तब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्य का राहुल संस्कृत्यानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधवा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उनका नाम राहुल संस्कृत्यानंद हो गया। देखिए, कहा जाता है कि इनका जो मूल नाम था, यानी प्रारंभ में इनका नाम केदार पांडे था, और जब इन्होंने काशी, आगरा, लाहौर में उच्च शिक्षा के लिए गए, तब फिर वहाँ से इन्होंने श्रीलंका की यात्रा किया और यात्रा करने के बाद ये बौद्ध धर्म को अपनाए और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ही इनका नाम क्या हुआ, राहुल संस्कृत्यानंद हो गया। ठीक, देखिए, ये पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी में आदि में अनेक भाषाओं पर अपना अधिकार जमा लिया और सन 1963 में उनका निधन हो गया, अर्थात देहांत हो गया। उनकी रचनाएं देखिए, राहुल संस्कृत्यानंद एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में लेखनी चलाई। अर्थात तो कहा जाता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, आत्मकथा, आलोचना आदि विधाओं में अपना सहयोग दिया और उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया, जिनमें से उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़, शास्त्र आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं देखिए, राहुल संस्कृत्यानंद का यात्रावृत्त लेखन में सर्वोच्च स्थान है। अपने घुमक्कड़ शास्त्र के माध्यम से उन्होंने मंजिल की अपेक्षा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इससे होने वाले लाभों का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहाँ के जनजीवन का भी आकर्षक चित्रण किया। इनकी भाषा शैली, राहुल संस्कृत्यानंद की भाषा सरल, सहज, प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण है। उनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों की बहुलता के कारण भाषा एक विशेष प्रवाह आ जाता है। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी भाषा में तत्भव तत्सम का भी प्रयोग मिलता है और ये अपनी भाषा में लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग किया है और लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा की रोचकता बढ़ गई है। अब देखिए, इनके जीवन परिचय से आपको हमने अवगत कराया। अब आइए लहसा की ओर पाठ को हम देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे लहसा की ओर। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले लहसा की ओर पाठ का थोड़ा सा संक्षेप में, सारांश रूप में आपको हम समझा देते हैं। इसकी जो कहानी है, यानी लहसा की ओर। लहसा देखिए तिब्बत की राजधानी है। लहसा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। इसमें देखिए
लहसा की ओर नामक पाठ में लेखक की यह प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। ये जो यात्रा है, यात्रा वृत्त है, ये लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से यह यात्रा की थी, यानी तिब्बत की यात्रा वो किस रास्ते से की थी? नेपाल के रास्ते से। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के रूप में की थी। लेखक बताते हैं कि लहसा की ओर जाने वाले जो दुर्गम रास्ते का जो रोचक का वर्णन किया गया है, इसमें तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलता है। इस पाठ में तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी दिया गया है। यहाँ तक कि लेखक कहते हैं कि जब तिब्बत जाना था तो उस समय भारतवासियों को तिब्बत जाने के लिए मना किया गया था, और लेखक एक भारतवासी होने के कारण वह तिब्बत की यात्रा एक भिखमंगे के रूप में उन्होंने किया, और उन्हें यात्रा करते समय बहुत से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जिन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा उन कठिनाइयों का वर्णन इस लहसा की ओर पाठ में उन्होंने बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनकी यात्रा विवरण। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। पलटन का अर्थ होता है सेना। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्य एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ हराम की बातें भी। जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते, और चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोरी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मथ कर ला सकते हैं। मथ कर मतलब बनाकर। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती। अब देखिए इसका आप सारांश रूप में समझ लीजिए। इसका जो अर्थ है, व्याख्या है, इसलिए मैं कर रही हूँ। देखिए लेखक लहसा की ओर जो यात्रा कर रहे हैं, करते हुए कहते हैं कि तिब्बत की जो अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, यानी तिब्बत की जो अपनी यात्रा नेपाल के रास्ते से जो उन्होंने की थी, क्योंकि उस समय हरी कलिंग कोर्स का रास्ता नहीं खुला था। वह नेपाल के रास्ते से क्यों की थी? तिब्बत की यात्रा नेपाल के रास्ते से क्यों की थी? क्योंकि उस समय फलिंग कोर्स का रास्ता नहीं खुला था और इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था और इस पर जगह जगह पर क्या था? फौजी चौकियां बनी हुई थी और किले भी बने हुए थे, जिनमें चीनी सेना रहती थी।
कुछ किलों में किसान ने अपना डेरा जमा लिया था और लेखक ऐसे ही परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, और लेखक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका। अब देखिए, लेखक बताता है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं तो कुछ तकलीफ की बातें भी है। जहाँ अच्छी बातें होती है वहाँ मान लीजिए तकलीफ की भी बातें होती है। अब वहाँ लेखक बताता है कि यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कोई भी कुप्रथा नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी जो सास होती हैं यात्रियों को या अपरिचित व्यक्ति को भी चाय बनाकर दे देती हैं। अब लेखक कहते हैं कि लोग अपने घरों को खुला रखते हैं और वहाँ जो जाति पाति, पर्दा प्रथा, छुआछूत की भेदभाव न होने के कारण वहाँ की जो बहुएं हैं या उनकी सास है, जो भी यात्री या अपरिचित व्यक्ति भी जाते थे तो उनको चाय बनाकर वह दे देती थी। और यदि यात्री को कुछ संदेह हो तो वो अपनी चाय खुद ही बना सकते हैं। और इस परित्यक्त के मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ जो चीनी किले में चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो आप देखिए, परित्यक्त चीनी किले में जब आपको बताया कि परित्यक्त मतलब छोड़े हुए किलों को जब लेखक वहाँ से चलने लगा तो एक आदमी राहदारी मांगने आया और हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी थे। सुमति कौन थे? देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमति कौन थे, यानी सुमति कौन थे? लेखक के मित्र थे। आप फिर ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे। कौन कह रहा है? लेखक। और भिखमंगे नहीं, इस भद्र यात्री के वश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। और बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते। छड़ मतलब जो शराब की तरह होता है, नशा वाला वस्तु होता है, उसी को यहाँ पर छड़ बोला गया है। अब देखिए, लेखक कहता है कि परित्यक्त चीनी, लेखक क्या कर रहा है? लेखक बता रहा है कि इस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहगीरी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिट्ठी दे दी और थोडला में आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति से जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई और 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया तब उसे जगह नहीं मिली। किस लिए? ठहरने के लिए। तब उसे जगह ठहरने के लिए नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। और जहाँ पर उसे निर्धन यानी गरीब झोपड़ी में रात बितानी पड़ी तो वहाँ बहुत लोग ऐसे भी थे कि जो शाम के समय नशा की वस्तु यानी छड़ को पीकर अपने होश हवास को दुरुस्त रखते थे। ठीक बेटा, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।